नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ इनकम टैक्स पर एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इनकम टैक्स और जीएसटी पर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और खासकर इनकम टैक्स पर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो एज अ इंडिविजुअल और हमारी एक तरह से डेली रूटीन में वो चीजें काम आती हैं या वैसी फॉर्म्स और सब चीजें, तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोगों का अगर आज मैं बात कर रही हूँ इनकम टैक्स पे, तो जैसे ही मैंने इनकम टैक्स बोला सभी के मन में विचार आता है कि इनकम टैक्स एक्ट तो नया आ गया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर कर कॉल कर कर भी ये चीज पूछते हैं कि क्या नया है। तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे इस पर कोशिश कर रहे हैं। जो भी फॉर्म्स जो नए हैं, जो चेंज्ड फॉर्म्स हैं, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि फॉर्म्स अभी आए नहीं है, दैट विल बी रिलीज लेटर ऑन। लेकिन कौन कौन से फॉर्म्स हैं वो हमें पता है, जो हमारे जरूरत के फॉर्म्स हैं, कौन से फॉर्म्स हमें चाहिए, वो सब बातें हैं हमारे पास हैं। तो इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, हम एक बार 2017 में जब एक जीएसटी पर एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे तो किसी ने बहुत खूब कहा कि जैसे जीएसटी नया नया आया था तो बहुत सारी चीजें रिटर्न डाउन होती हैं, लेकिन समय पर उसको एक तरह से जब ग्राउंड पे उतरती हैं तो क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस आप सब जानते हैं। उस टाइम में बड़ी जल्दी फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए। उसका कारण ये होता है कि नया सब कुछ होता है, क्या ऑन ग्राउंड क्या क्या चीजें होंगी। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ इनकम टैक्स एक्ट, हालांकि बहुत पुराना है और नया एक्ट आया तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस जो हैं या कुछ कुछ चीजें हमें समझने में बहुत समय लगेगा। तो उसने बड़ा खूब कहा था कि जैसे घूंघट में एक आप समझते हैं एक नई नवेली दुल्हन होती है, जब वो घूंघट में आती है तो आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसमें क्या क्या चीजें नहीं है, क्या सब कुछ। तो वैसा ही हमारा इनकम टैक्स एक्ट भी है। हालांकि हमें जब जीएसटी आया था वो टोटल चेंज था, 17 एक तरह से जो एक्ट थे वो सब बदल के एक नया एक्ट आया था। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट एटलीस्ट एक ऐसा टैक्स है जो हमें शुरू से पता है। लेकिन फिर भी सब फॉर्म्स, इतने समय से हम एक ही फॉर्म ले रहे थे, फॉर एग्जांपल 15G और H, सबको पता था क्या लिमिट्स हैं, वो भी हमें पता था। हालांकि छोटे छोटे चेंजेस आते रहते। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कैश विड्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि 2026 में कैसी चीजें और कैसे चेंजेस आएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और हम पूरी वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या नए अमेंडमेंट्स इसमें हुए। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो को एंड में तक ध्यान से देखना है, कारण कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे छूट गई हो। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि विड्रॉल अपने या सेविंग में कैश डिपॉजिट सभी लोग करते हैं। कई बार अचानक से ऐसा मन में आता है कि ये मेरा टीडीएस क्यों कट गया। तो हमने ना तो कभी वहां इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट की है और ना ही बैंक हमसे पूछता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर आप कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट बहुत करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर जीएसटी सॉरी अगर इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 1 CR तक हो जाती है। और अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तब ये 20 लाख तक है। तो बी श्योर कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप साथ में ही बैंक में वो सबमिट जरूर करें, ताकि आपकी कैश विड्रॉल लिमिट जो है वो बड़ी रहे और आपका टीडीएस ना कटे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें जैसे करंट अकाउंट में डिपॉजिट की, आजकल लोगों का कई बार हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि एसएफटी के थ्रू बैंक रिपोर्टेड टू बैंक आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू बताता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने करंट अकाउंट में, सेविंग में क्या कैश डिपॉजिट कराया और क्या आपने विड्रॉल किया। तो अगर आपने जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें 50 लाख तक अगर आपने कैश डिपॉजिट किया तो वो भी नजर आएगा। अगर आपने देखा हो जो बिजनेसमैन है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको एक चीज नजर आती है कि आपने कैश रिसिप्ट्स आपकी कितनी थी, बिजनेस रिसिप्ट्स कितनी थी, आपने कैश जमा कितना किया, ये सब बातें हमारा जो है वो एआईएस में नजर आ रहा है। तो क्या आप अवेयर है कि एआईएस क्या है?
दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें हर बैंक, हर, आप समझो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसमें रिपोर्ट करता है कि आपने कैसी कैसी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर की, इवन आपने जो सिक्योरिटी सेल की, परचेज की, उसके बारे में भी पूरी जानकारी उसमें दी जाती है। इसके आगे अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट्स की, एफडी के बारे में, देखिए इसमें ना काफी बड़ी बात है। हम कई बार क्या करते हैं, हम एफडी हमारी आई, वो मेच्योर हुई, नई एफडी करी, एफडी आई, मेच्योर हुई। अगर आपने 10 लाख रुपए तक का ऐसा टाइम डिपॉजिट्स खरीदे हैं तो डेफिनेटली वो वहां पे नजर आते हैं, उसको आपने, मैं बिल्कुल वन बाय वन चीजें रिपोर्ट करना है। और सबसे मजेदार बात, शायद पता नहीं ये आपको पता है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर हमने टाइम डिपॉजिट्स खरीदे और समटाइम्स हमें लगता है कि ये डबल रिपोर्टेड हो गए या कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे एक फीडबैक का ऑप्शन है आपके पास, जो आपका एआईएस है उसमें फीडबैक का ऑप्शन है, तो उसको आप जरूर ऑप्ट करें। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, अगर आपको याद हो हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाई कि जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स हैं वो कैसी हैं, ये किन चीजों को रोकने के लिए काम किया गया कि अगर आपने कोई भी लाइक कैश कलेक्शन होती है यहाँ से, कि अगर हम कहीं क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दे तो वहां से कैश को कलेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। अगर ऐसा कुछ आपने जो कैश में आपने पेमेंट कर दी है क्रेडिट कार्ड की, तो वो भी आपकी एसएफटी में रिपोर्ट होती है। उसके बाद अगली बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये शायद काफी लोगों को पता होगी, जो लोग नहीं है तो वो जरूर इसको देख लें कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, दोनों के लिए, क्योंकि ये बात टीसीएस की हो रही है। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपका टीसीएस जो है वो काटेगा, और इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू कलेक्ट द टीसीएस फ्रॉम द सेलर। सेलर से वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, उतने ही पैसे कम देगा। अब सेलर को कैसे पता कि ये पैसे उसने जमा किए या नहीं, इसके लिए 26 क्यूबी फॉर्म, 26 क्यूबी फॉर्म मिलता है, जो कि सेलर को देना पड़ता है, और जिसकी वजह से रजिस्ट्री जो है आपकी हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसके साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम और भी बातें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद स्टैम्प परचेज, स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हैं। देखिए आप, जब हम बात कर रहे हैं ना, हर जगह हमारा आधार और पैन आपस में लिंक है। जब आधार और पैन हमारा लिंक है और एसएफटी रिपोर्टिंग हर जगह हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज जो है वो कोलैबोरेट होके हमारे पैन में जरूर आ रही है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर की बात है कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की जिन लोगों ने रिटर्न भरी, तो जब भी बात आई कि इंश्योरेंस प्रीमियम की आपने डिडक्शन क्लेम करनी है, तो वहां क्या चीजें जरूरी बताई गई, सम एश्योर्ड, पॉलिसी का नंबर, प्रीमियम का अमाउंट एंड डेट ऑफ प्रीमियम, ये सब चीजें आपको दी गई, वहां बताई गई। तो आपका प्रीमियम जो कितना है वो सब वहां पे रिपोर्ट होगा, वो नजर आएगा। और इसमें एक और भी चीज है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, देखो बड़ा श्योर है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाह रही है ताकि आपकी हर चीजें, आपकी इनकम जो है वो सही रिपोर्ट हो, क्योंकि हमारे ये सब खर्चे हम यहीं से ले रहे हैं। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स हमने बात की, नेचुरली शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स की कि जितने भी हमने शेयर्स परचेज और सेल करे, समटाइम्स क्या होता है, हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया जाता है किसी भी डीमेट अकाउंट के साथ लिंक, कि आपका ये प्रॉफिट है, और नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ उसको कमाने के लिए आपने जो खर्चे किए, यू हैव टू रिपोर्ट ऑल दैट टू इन योर रिटर्न। देखिए हाँ, इन सब बातों के अलावा भी इस बार भी जो असेसमेंट ईयर 25-26 की जो हमने रिटर्न प्रोसेस देखी, उसमें बड़ा क्लियर लिखा कि ऐसा लग रहा है अगर आपने कोई भी एंट्री छूट गई है, गलती से छूट गई है, रह गई है, तो वो डेफिनेटली आपसे बार बार पूछा गया है कि ऐसी कुछ चीजें ऐसी तो नहीं जो आपकी रह गई हैं,
या फिर आप दोबारा से, आपको ऑप्शन दी गई कि आप उस रिटर्न को रिवाइज करके अपने रिटर्न को बेटर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपकी रह गई हैं, अनरिपोर्टेड रह गई हैं, तो डेफिनेटली आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम तो देखिए बिल्कुल ऐसे रिपोर्ट हो रही है, इफ यू हैव अर्नड 100 रुपी ना, दैट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन योर पैन, बिकॉज पैन और आधार आपके रिलेटेड है, वही इनकम टैक्स है। तो डिपार्टमेंट जो भी कोई कंपनी है, they reported each and every transaction, each and every payment to respective PANs, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैन में रिफ्लेक्ट होती है। देन मोटर व्हीकल सेल, देखिए मोटर व्हीकल सेल मतलब अगर आप ऐसा समझें, हम पहले भी ये चीज की है कि अगर 10 लाख से ऊपर का कोई भी मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हैं, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू कलेक्ट दिस टीसीएस। वो कई बार हमें ऐसा भी, अगर आपने सुना हो तो वो ऐसा भी कहते हैं कि आपको ये जो टैक्स है ये लेटर ऑन रिफंड हो जाएगा। ऐसा रिफंड डजंट मीन्स कि सच में रिफंड हो जाएगा। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि अगर आपका टीसीएस कट गया और आपका एंड में टैक्स नहीं बन रहा, तब ये टीसीएस जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो कब है ये टीसीएस? अगर आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी एक तरह से मोटर कार की जो भी वैल्यू, अगर इफ इट एक्सीड्स 10 लाख रुपीज, तब ऐसा हो जाता है। ये कुछ चीजें हैं। ये गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है? अगर आपको लगता है ये क्यों ऐसा है, ये सब इस वजह से है कि जो भी लग्जरी चीजें हैं, जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, वो रिपोर्ट हो, क्योंकि उसके सोर्सेस भी रिपोर्ट होने चाहिए कि आपने ये चीज ली एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग दीज एसेट्स। तो इसीलिए ये सब चीजें बनाई गई हैं, और जितनी मुझे लगता था वो मैंने इस वीडियो में कवर की। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, आप हमें पिन कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए विचार के साथ।